गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने किया था बिजनेस सर्विसेज में हमने बैंकिंग कर लिया था। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद इंश्योरेंस। अब बेटा इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस इज समथिंग लाइक कि जो आने वाले टाइम में जो लाइकली रिस्क आपको हो सकता है, विच इज़ लाइकली टू बी कॉस्ट, हो सकता है, नॉट श्योर, हो सकता है, अनसर्टेनिटी है उसकी, उस रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए जब हम एक कवर ले लेते हैं, एक प्रोटेक्शन ले लेते हैं, दैट इज इंश्योरेंस। अब देखते हैं, इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस बाय विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एन अनसर्टेन इवेंट is spread over a number of persons who are exposed to it and who are prepared to insure themselves against such an event। वो ना एक रिस्क स्प्रेड हो जाता है। क्यों स्प्रेड हो जाता है? कि जहाँ पहले एक बंदे को वो लॉस बेयर करना है, तो इस कंडीशन में जब आप इंश्योरेंस ले लेते हो तो लॉस बेयर करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, कि बहुत सारे लोगों में वो लॉस आपका स्प्रेड हो जाता है। देखते हैं कैसे। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन विच वन पार्टीज अग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन विच इज़ कॉल्ड प्रीमियम देने के बाद, विच में बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे भी आप देना चाहो, टू पे एन अग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू द अदर पर्सन टू मेक गुड अ लॉस। मतलब क्या है कि जो आने वाले टाइम में उसको लॉस हो सकता है, आप कंसिडरेशन देकर उस लॉस को गुड कर लेते हो, डैमेज को, इंजरी को, समथिंग ऑफ वैल्यू जो आपको हो सकता है लॉस, उसको आप गुड कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? बाय पेइंग दैट प्रीमियम एंड टेकिंग द इंश्योरेंस कवर। द कलेक्शन ऑफ बियरिंग रिस्क इज इंश्योरेंस। द कलेक्शन ऑफ बियरिंग रिस्क, कि लोग मिलकर आपस में एक दूसरे का रिस्क बेयर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है हम एक दूसरे का रिस्क बेयर कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट जो लॉस हो सकता है वो लॉस सब में स्प्रेड हो जाता है। इंश्योरेंस इज अ डिवाइस for transfer of risk of individuals to an insurer who agrees for a consideration called the premium to assume to a specific extent losses suffered by the insured। दो पार्टीज होती है हमारी, एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योर्ड होता है। इंश्योर्ड जिसने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, और इंश्योरर जो इंश्योरेंस दे रहा है। ठीक है, तो अब इंश्योरर जो होगा वो गारंटी देता है कि कल को आपको अगर लॉस होता है तो एटलीस्ट इस पर्टिकुलर अमाउंट तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। इंश्योर्ड को बोलता है कि जी मैं आपकी हेल्प करूंगा, दैट इज इंश्योरेंस। अब फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारा प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। एक सर्टेनिटी प्रोवाइड कर देता है हमें। ये कैसे? द प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज दैट इट प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट ऑफ फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। मतलब एक सर्टिनिटी ऑफ पेमेंट हो जाती है कि कल को अगर लॉस होगा तो एटलीस्ट हमें पता है कि ये पैसा तो हमें मिल जाएगा। सर्टिनिटी ऑफ पेमेंट, और अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क होता है वैसे तो, बट स्टिल फिर भी हमारे पास सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट होती है कि कल को अगर लॉस हुआ तो हमें पैसा मिल जाएगा। देयर आर अनसर्टेनिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ लॉस। इंश्योरेंस रिमूव दीज अनसर्टेनिटीज एंड द इंश्योर्ड रिसीव्स पेमेंट ऑफ लॉस। जो इंश्योरेंस है वो इन सब अनसर्टेनिटीज को हटा देता है और इंश्योर्ड को उसका पैसा मिल जाता है अप टू द अमाउंट ऑफ लॉस। द इंश्योरर चार्जेस प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। जो आपका इंश्योरर है, जो आपको गारंटी दे रहा है, जो आपको सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट दे रहा है, वो बदले में जो अमाउंट चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अब प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। नंबर 2, प्रोटेक्शन तो ऑफकोर्स प्रोवाइड करता है। वी फील सेफ कि यस इंश्योरेंस है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस। अगर कोई चांसेस ऑफ लॉस है तो उससे हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नंबर 3, रिस्क शेयरिंग और डिफ्यूजन ऑफ रिस्क जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, शेयर हो जाता है। On the happening of the risk event, the loss is shared by all the persons exposed to it। मतलब जो लॉस है वो सब में डिवाइड हो जाता है। The share is procured from every insured member by the way of premium। और हर इंश्योर्ड जो मेंबर है वो प्रीमियम की फॉर्म में अपना अपना शेयर देगा, और उसके बाद वो जो लॉस है वो सब में डिवाइड हो जाएगा। असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, द एक्यूमुलेटेड फंड्स दैट इज प्रीमियम मेड बाय द इंश्योर्ड मेंबर्स आर इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो प्रीमियम अपने पास रख लेती है, उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। वो क्या करती हैं, उस प्रीमियम को आगे इन्वेस्ट करती हैं, जहाँ से उसे रिटर्न मिलता है। वो सिर्फ इस काम के लिए तो नहीं बैठे ना कि जी आपसे प्रीमियम लेंगे और जब आपको दिक्कत होगी तो आपको प्रीमियम दे देंगे। उनको भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। अगर वो बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रही हैं तो उनको क्या बेनिफिट होता है? उनको ये बेनिफिट होता है कि कल को
इन केस अगर कोई लॉस नहीं होता है, अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाता है, वो भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस पे। अदरवाइज क्या होगा, उनके लिए भी क्या होगा कि वो कैपिटल फॉर्मेशन में भी कैसे असिस्ट कर रहे हैं कि जो पैसा वो हमसे प्रीमियम की फॉर्म में लेंगे वो पैसा वो आगे इन्वेस्ट करेंगे इनकम जनरेटिंग स्कीम्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से पढ़ना, इनको बहुत ध्यान से समझना। नंबर 1 इज अटमोस्ट गुड फेथ। आप लोग पढ़ चुके हो, आई नो, बट हम इसको एक क्विक रिविजन दे रहे हैं। अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ मतलब जो दोनों पार्टीज हैं, आपका इंश्योरर और आपका इंश्योर्ड, एक दूसरे पे पूरे गुड फेथ के साथ एक दूसरे पे ट्रस्ट करके इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में। According to this principle, a contract of insurance is a contract of abrim fiti, that is a contract based on utmost good faith. Faith पे ही based है ये हमारा contract. Both the insurer as well as the insured must display good faith towards each other in respect to the contract. इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू अब कंडीशन क्या होती है फेथ के लिए कि सामने दोनों पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योरर को चाहिए कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ें आपको क्लियर बताए, और इंश्योर्ड को चाहिए कि सारी चीज़ें ट्रू अपनी इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, फॉर नेक्स्ट इज, देखो वैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। राघव इज अ हर्ट पेशेंट बट ही कंसील्स द फैक्ट टू LIC while taking a life policy. On his death due to heart attack, LIC can refuse to pay anything. LIC मना कर सकता है, क्यों? Because of his legal representative, because a material fact was hidden by the insured. इंश्योर्ड ने एक मटेरियल फैक्ट की इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाया कि ही इज़ अ हर्ट पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है इंश्योरेंस को कराने का इंटरेस्ट। अब क्यों होगा हमें इंटरेस्ट, कैसे? द प्रिंसिपल स्टेट दैट इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जो आपको उससे पैसा मिलने वाला है, जिस रीज़न की वजह से आप इंश्योरेंस ले रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस, कि जो पैसा मुझे मिलने वाला है मेरा उसमें इंटरेस्ट है बेटा। लेकिन ना ये हर केस में नहीं होता है। जैसे कि हम 2 एग्जांपल लेते हैं, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरेंस कराते टाइम भी होगा कि यस, कल को अगर आग लगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास इंश्योरेंस है। और सेकंड टाइम जब आग लगेगी उस टाइम भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा जी, कोई नहीं, पैसा तो आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में जब इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो इंटरेस्ट होता है कि यस, मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब पैसा उसका मिल रहा होता है, जब वो पॉलिसी मैच्योर होती है आपकी, तो उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। जिनको पैसा मिल रहा होता है उनके लिए क्या होता है कि 8, 10, 15, 20, 25, 50 जितने भी लाख करोड़ हैं, एटलीस्ट ये होता है कि यू कैन नॉट रिप्लेस द लॉस विच यू हैव फेस, कि आपकी फैमिली का एक मेंबर चला गया और उसके बाद आपको वो पैसा मिल रहा है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के केस में लेते टाइम तो होता है जब आप इंश्योरेंस करा रहे हो, लेकिन जब उसकी मैच्योरिटी होती है तब उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में या मरीन इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस लेते टाइम भी होती है और जब आप वो मैच्योर हो रहा होता है तब भी होती है। दैट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहला हमने पढ़ा अटमोस्ट गुड फेथ, जो कि फेथ पे चलती है कि दोनों पार्टीज जो है वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन छुपाएंगी नहीं, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगी। नंबर 2 हमने पढ़ा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द पॉलिसी और द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 इज इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी क्या होता है? ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमिनिटी। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इंश्योर्ड कैन गेट ओनली द कंपनसेशन फॉर द एक्चुअल लॉस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। जितने भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉफिट नहीं लेना है, आपको सिर्फ जो आपका लॉस हुआ है आपको उसको रिकवर करना है अपना। द इंश्योर्ड कैन नॉट मेक एनी प्रॉफिट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। उसको ये ड्यूटी नहीं बनती है कि भैया उसे प्रॉफिट कमाना है कि जी मैंने तो 10 लाख की पॉलिसी ली थी, नुकसान मैं दिखा दूंगा 12 लाख तो मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, या मुझे नुकसान तो 2 लाख का हुआ है, मैं 4 का दिखा देता हूँ, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। आपको इससे फ़ायदा नहीं उठाना है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है। द मेन एम ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू प्लेस द इंश्योर्ड पर्सन एज फार एज पॉसिबल इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर द लॉस ही वॉज बिफोर द लॉस। मतलब लॉस होने के बाद सामने वाले इंश्योर्ड को सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे लेकर आना है जैसे कि वो लॉस होने से पहले था।
मतलब उसको फाइनेंशियली आपने सिक्योरिटी देनी है, बट इंश्योर्ड की भी ये ड्यूटी बनती है कि उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है, उससे कोई सरप्लस गेन नहीं करना है, उसे सिंपली जो लॉस उसे हुआ है उसे रिकवर करना है। दैट इज़ योर इंडेमनिटी। नंबर 4, कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा ये कहता है कि जब आपको इंश्योरेंस आपने ले लिया, उसके बाद जब आपको लॉस होता है तो नियरेस्ट पॉसिबल कॉज काउंट होता है। कैसे होता है? द प्रिंसिपल स्टेट दैट इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड ओनली फॉर द लॉस कॉज बाय द रीजन मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो रीजन मेंशन्ड है इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसी के बेसिस पे आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब बट इफ द लॉसेज आर इंक्योर्ड ड्यू टू रीजन नॉट स्टेटेड इन इंश्योरेंस पॉलिसी देन दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड। लेकिन अगर आपका लॉस जो है वो इस जो पर्टिकुलर रीज़न आपकी पॉलिसी में मेंशन है उसके अलावा किसी रीज़न से होता है, तो जो नियरेस्ट पॉसिबल कॉज होगा अगर वो वैलिड होगा तो उसको दिया जाएगा पैसा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकिंग मरीन इंश्योरेंस, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दे रखा है, मरीन इंश्योरेंस लिया है एक पर्सन ने फॉर सेंडिंग द शुगर बैग्स ऑन द वे rats made hole in the ship through which sea water enters and the sugar become wet and soggy. रैट्स उन्होंने होल कर दिया शिप में, जिसकी वजह से पानी अंदर एंटर हो गया और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो शुगर बैग्स थे वो सारे के सारे सॉगी हो गए, वेट हो गए। इन दिस केस द प्रॉक्सिमा कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ शुगर इज द सी वाटर, अ रिस्क ऑफ विच वॉज इंश्योर्ड। जो मेन रीज़न था हमारा यहाँ पर, दैट वॉज जो सी वाटर आया शिप में, दैट वाज द रीज़न। तो और ये तो हमारा इंश्योरेंस ही था कि मरीन पॉलिसी ले रखी है तो ऑफ कोर्स पानी के थ्रू जब जा रहा है तो सेफली जाए, बस इसीलिए हमने मरीन इंश्योरेंस ले रखा था। तो अगर वो सी वाटर की वजह से लॉस हुआ है तो पैसा मिल जाएगा। यही अगर रैट्स शिप में होल ना करके सारे शुगर बैग्स को खोल देते, उनको ख़राब कर देते, तो उस केस में पैसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पानी की वजह से नुकसान नहीं हुआ, आपने जो पॉलिसी ली है वो वाटर से रिलेटेड ली है, सी से रिलेटेड लिया, आपने मरीन इंश्योरेंस लिया है। क्लियर है ये? नेक्स्ट इज सब्रोगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वंस द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और द डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम, द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली पासिस टू द इंश्योरर। एक बार आपकी गुड्स, मान लो आपके गोडाउन में आग लगी, गोडाउन में जब आग लगी उसके बाद आपके पास जो गुड्स, मान लो 20 लाख की गुड्स थी जो उसमें ख़राब हो गई। अब 20 लाख की गुड्स ख़राब हो गई, आपने तो दिखा दिया जी 20 लाख का स्टॉक था मेरा जल गया, उसमें अगर 1-2 लाख कुछ स्क्रैप में जाएगा, कुछ बचेगा, कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा पोटर जो बच रहा है अगर आपके पास, तो उस पर आपका कोई राइट नहीं बनता है आफ्टर टेकिंग द कवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कि एक बार जब आपको वो लॉस उन्होंने कवर कर दिया, एक बार जब लॉस जो आपको हुआ है उतना पैसा उन्होंने आपको दे दिया, उसके बाद आपका जो बचा हुआ, चाहे वो स्क्रैप है चाहे वो कुछ है, चाहे वो उसमें कुछ वैल्यू की चीज़ है चाहे वो उसमें स्क्रैप है, उस पर आपका कोई राइट नहीं बनता है। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये कहता है बेटा, अगर आपने स्मार्टनेस दिखाने के लिए 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उस केस में आपको जो पैसा मिलेगा एज पर द प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, देन ऑल द इंश्योरर्स विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस सेपरेटली। द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर बिकॉज ही हैज नॉट राइट टू रिकवर एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। ऐसा नहीं होगा कि आप ये कह लो जी कंपनी ए से भी ले रखा है, कंपनी बी से भी ले रखा है, तो यहाँ से भी तो 20 लाख आ जाएगा, यहाँ से भी 20 लाख आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो ये कहता है कि यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो प्रॉफिट आपको नहीं होगा। जितना आपको टोटल लॉस हुआ है, 20 लाख का अगर लॉस हुआ है तो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी दोनों कंपनीज डिपेंडिंग अपॉन द कि आपने कितना कितना इंश्योरेंस दोनों कंपनी से ले रखा था। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने दिया ही हुआ है कि आपको लॉस हुआ है 2 लाख का, 2 लाख का आपने भी इंश्योरेंस ले रखा था एंड 3 लाख विद इंश्योरर वाई ड्यू टू फायर द लॉस ऑफ 1 लाख अकर्ड द इंश्योरर एक्स इज लायबल। मतलब वो प्रोपोर्शनेटली करेंगे। अगर एक कंपनी में आपने 2 लाख का ले रखा है, एक कंपनी में 3 लाख का ले रखा है, ठीक है, तो आपको लॉस हुआ है टोटल 1 लाख का, तो वो 2:3 की प्रपोर्शन में दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। जितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम या जितना अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस आपने ले रखा है उसके प्रोपोर्शनेटली ही वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे आपको पैसा देने के लिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। आई होप क्लियर है ये आपको। लास्ट इज मिटिगेशन।
मिटिगेशन ये कहता है दैट इन द इवेंट ऑफ मिस हैपनिंग इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड। ऐसा नहीं है जी आपके गोडाउन में आग लग रही है और आप रिलैक्स होकर बैठकर देख रहे हो उसको, ये चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपको अपनी तरफ से सारे पॉसिबल मैक्सिमम एफर्ट्स करने होते हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी आप ये सोच कर बैठ जाओ जी इंश्योरेंस तो ले रखा है कोई टेंशन नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन कि यू शुड टेक ऑल द पॉसिबल मैक्सिमम एफर्ट्स, जो भी अपनी प्रॉपर्टी को लॉस से बचाने के लिए आपको लेने चाहिए वो सब एफर्ट्स आपको करने होंगे और ये प्रूव भी करना होता है बाद में। ऐसा नहीं है जी हमने किए थे और कह दिया बस, वो आपको प्रूफ करना होता है जी मैंने फायर ब्रिगेड भी बुलाई, मैंने ऐसा किया वैसा किया, जो भी आपने किया वो सब आपको प्रूफ भी करना होता है साथ में। क्लियर है बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें नंबर 1 इज लाइफ इंश्योरेंस। जब आप लाइफ का इंश्योरेंस ले रहे हो दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, वेरी इजी। मतलब लाइफ इज वेरी रिस्की, नोबडी नोज व्हाट वुड हैपन टुमारो, देयर मे बी अ रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली डाइंग और डाइंग टू लेट, therefore an individual takes life insurance policy to provide financial support। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू इंश्योर द लाइफ ऑफ ए पर्सन। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है इंश्योर्ड को इन कंसिडरेशन ऑफ द सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, वो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। किस लिए लेते हैं हम? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द डिपेंडेंट्स, हमारे जाने के बाद हमारे पे जो डिपेंड लोग हैं उनको फ़ायदा हो। सफिशिएंट अमाउंट एट एन ओल्ड एज व्हेन अर्निंग कैपेसिटीज आर सब्सटेंशियली रिड्यूस, अगर आपकी जब अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है तो उस टाइम पे आपके पास पैसा हो, जब जॉब नहीं रहती है, काम नहीं रहता है, उस टाइम पे आपके पास आपकी रिटायरमेंट के एज में आपके पास पैसा हो, तब भी हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं इसीलिए भी हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए भी हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। मैं इसीलिए क्विकली बता रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक्स टू मेक गुड टू द इंश्योर्ड एनी लॉस और डैमेज कॉज बाय फायर। फायर से रिलेटेड अगर आपको कोई लॉस हो उससे अपने आप को बचाने के लिए जो आप इंश्योरेंस ले रहे हो दैट इज फायर इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद है आपका मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस जब आप शिप या कार्गो से अपना सामान भेज रहे हो तो उस टाइम पे जब अपने आप को बचाने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो दैट इज योर फायर और मरीन इंश्योरेंस। उसके बाद है सर्टेन सम ऑफ मनी इज पेड बाय द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन फॉर द गारंटी और प्रोटेक्शन ही गेट्स। बहुत सारे टाइप के मरीन इंश्योरेंस होते हैं हमारे, जिसमें नंबर 1 इज कार्गो इंश्योरेंस। द कार्गो ट्रांसपोर्टेड बाय द शिप इज सब्जेक्ट टू मेनी रिस्क ऑफ थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स, देयर में भी एट पोर्ट भी हो सकता है, ऑन वोयाज भी हो सकता है। कैसे भी अगर आपकी जो कार्गो जा रही है उस पे कोई रिस्क ना हो, चोरी ना हो, कोई नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए जो आप इंश्योरेंस लेते हो दैट इज कार्गो इंश्योरेंस। उसके बाद शिप और हल इंश्योरेंस। दिस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडेमनिफाइंग द एश्योर्ड और लॉसेस कॉज्ड बाय डैमेज टू द वेसल। शिप और हल इंश्योरेंस क्या होता है? आपकी वेसल को कोई नुकसान हो उससे बचने के लिए जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे होते हो दैट इज शिप और हल इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस होता है इफ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन सेफली ड्यू टू डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस। तो अब क्योंकि पैसा भेजना, शिप से सामान भेजना भी अपने आप में बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है, तो फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर रीइंबर्सिंग द लॉस ऑफ फ्रेट टू द शिपिंग कंपनी, ताकि शिपिंग कंपनी को फ्रेट का इंश्योरेंस वो लोग अपना लेते हैं कि कल को अगर शिप डूब भी गया, कार्गो डूब भी गया, तो जो कार्गो वाले जिसने अपना कार्गो सेंड किया उसको तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो हमें तो पैसा नहीं देगा कि जी शिप तो डूब गया। तो वो अपना फ्रेट इंश्योरेंस लेते हैं कि कल को वो फ्रेट उनका रिकवर हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका दे रखा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ और एक्सीडेंट ऑफ द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली में क्रिएट अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जिसमें आपका क्या क्या रिकवर होता है? आपके मेडिकल एक्सपेंसेस रिकवर होते हैं और डिसेबिलिटी इनकम रिकवर होती है। इट कवर्स द एक्सपेंसिव ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, जो हॉस्पिटल का खर्चा आया, दवाइयों का खर्चा आया, वो सारा का सारा आपका हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाता है। और डिसेबिलिटी इनकम, मान लो एक पर्सन जो पहले 100 रुपये कमा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से अब वो सिर्फ 50 रुपये कमा पा रहा है, डिसेबल हो गया, वो 50% इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट वाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। जब आप काम पे नहीं जा पा रहे हो उस टाइम पे जो आपको लॉस हो रहा है उसकी वजह से आपको रिकवरी हो जाएगी उस अमाउंट की, बिकॉज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस यू हैव टेकन। क्लियर है ये? नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन सर्विस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।